The Phantom's Tale, presented. ये सब कुछ ही हफ्तों में हुआ और इसका असर इतना गहरा था कि अब मैं देर रात तक काम नहीं कर पाता, खासकर कल रात के बाद। मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कल की रात ने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। इसका मतलब है कि जब भी कोई डेडलाइन आती है तो उसे हर हाल में पूरा करना होता है। या तो समय पर काम पूरा करो या फिर बॉस की डांट सुनो। अक्सर बहुत सारे टारगेट होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मुझे ऑफिस में देर तक रुकना पड़ता है। मेरी पत्नी को ये बात पसंद नहीं थी। हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके सब 6 साल से छोटे। वे बहुत शरारती हैं। जब मैं काम से थक कर घर आता हूँ तब वह चाहती है कि मैं बच्चों को संभालूं ताकि वह थोड़ा आराम कर सके। लेकिन काम तो काम है, डेडलाइन तो पूरी करनी ही होती है। देर रात ऑफिस में रुकना मुझे अच्छा भी लगता था। ऑफिस की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती थीं और मैं अकेला रह जाता था। उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करता। मैं म्यूज़िक ऑन करता और शांति से कोडिंग करता। टीम को मुझ पर भरोसा था, इसलिए मैं अपने काम में मस्त रहता। इस प्रोजेक्ट की पहली रात थी। मैं बॉलीवुड का कोई एक गाना सुन रहा था और म्यूज़िक की धुन पर सिर हिला रहा था। तभी मुझे ऑफिस क्यूबिकल्स के बीच किसी के चलने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। समय करीब 6 बजे का था, तो मैंने सोचा शायद कोई अभी गया नहीं है। मैंने म्यूज़िक बंद किया और उठकर देखा कि कौन है। मेरे पीछे से सफाई करने वाली महिला आ रही थी। वह एक बड़ा कूड़ेदान लेकर चल रही थी और हर क्यूबिकल का कचरा उसमें डालती जा रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। फिर वह आगे बढ़ गई। मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया और हेडफोन लगा लिए। जब वह मेरे क्यूबिकल के पास पहुंची तो मैंने फिर से मुस्कुराकर देखा, लेकिन इस बार उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। वह चुपचाप मेरा कूड़ेदान उठाकर कचरा डालती रही और फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। मैंने बस कंधे उचकाए। आखिर उसे मेरे साथ दोस्ताना होने के लिए पैसे तो नहीं मिलते थे, और वैसे भी ये मेरी चिंता की बात नहीं थी। 1 और घंटा बीत गया और मैं अपने काम की डेडलाइन के थोड़ा और करीब पहुंच गया था। मैंने सोचा, चलो 1 घंटा और रुक जाता हूं, फिर निकलूंगा। थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए मैंने हेडफोन उतार दिए और कुर्सी से उठ गया। मैंने अपने हाथ सिर के ऊपर उठाकर एक लंबी उबासी ली। उसी वक्त मेरी उंगलियां किसी नरम चीज़ से टकराईं, जैसे कोई धागा लटक रहा हो या किसी के बाल। मैंने तुरंत अपने हाथ नीचे कर लिए और ऊपर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। छत तो मुझसे करीब 6 फीट ऊपर थी और आसपास भी कुछ नहीं दिखा। न कोई धागा, न बाल, कुछ भी नहीं। मैं थोड़ा डर गया और फिर से अपनी सीट पर बैठ गया। अब मैंने सिर्फ एक कान में हेडफोन लगाया, क्योंकि मन थोड़ा घबराया हुआ था। थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं फिर से अपने काम में लग गया। कुछ ही देर बाद मुझे फिर से क्यूबिकल एरिया में कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान जूतों के साथ धीरे धीरे कालीन पर चल रहा हो, लेकिन बिना पूरी तरह पैर उठाए। आवाज़ बिल्कुल पैरों की आहट जैसी थी, धीरे धीरे और एक लय में। मैंने एक हेडफोन उतार कर देखा कि कौन है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही मैंने देखा, आवाज़ें भी बंद हो गईं। अब मैं सचमुच डर गया था। मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, आज के लिए बस। मैंने सारा काम सेव किया, फाइलें सर्वर पर डालीं और अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मैंने आखिरी बार क्यूबिकल्स की तरफ देखा।
हर जगह अंधेरा था। किसी भी कंप्यूटर या लाइट से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियां उतरकर ऑफिस से बाहर आया, सारा डर जैसे गायब हो गया। बाहर गर्मियों की हल्की हवा चल रही थी और पार्किंग एरिया अच्छी तरह रोशन था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अगले दिन ऑफिस में मैंने अपने साथियों को रात की घटना के बारे में बताया। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने हंसकर बात टाल दी। मैंने दिन भर ठीक ठाक काम किया, लेकिन जब मैं शाम को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी की नाराज़गी ने सारा ध्यान भटका दिया। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना तय है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पत्नी की नाराज़गी के बाद मैंने तय किया कि अब देर रात ऑफिस रुकने की बजाय कंप्यूटर घर ले जाकर वहीं से काम करूंगा। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस रात मैं घंटों बैठा गुस्से में बड़बड़ाता रहा। मैं सर्वर से अपनी ज़रूरी फाइलें निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि घर से काम शुरू कर सकूं। पहली बार घर से काम कर रहा था, इसलिए VPN सेटअप करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं कुछ भी ट्राई करता, लेकिन सर्वर तक पूरी पहुंच नहीं मिल रही थी। आखिरकार पूरी रात मैं कोड की एक भी लाइन नहीं लिख पाया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अगर कल तक ये ठीक नहीं हुआ तो मुझे दोबारा ऑफिस में रुकना पड़ेगा। वो थोड़ी शर्मिंदा हुई और हमने आपस की लड़ाई सुलझा ली। शाम को लगभग 5 बजे जब लोग ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहे थे, मुझे IT टीम से संपर्क करने में कामयाबी मिली। IT वाले बोले, माफ़ करना, लेकिन हम सुरक्षा कारणों से VPN से सीधे सर्वर पर अपलोड या डाउनलोड की इजाज़त नहीं देते। हाँ, हम आपके अकाउंट के लिए ये सुविधा दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए। मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। मतलब मैं समझ रहा था कि वो लोग अपनी तरफ से किसी गलती को छुपा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नियम ज़रूरत से ज़्यादा सख्त लग रहा था। मैंने पूछा, क्या आप आज रात के लिए मेरे खाते में ये सुविधा चालू कर सकते हैं ताकि मैं घर से काम कर सकूं? वो बोला, उफ़, माफ़ करना, मैं अब घर जा रहा हूँ। सेटअप करने का समय नहीं है। एक हेल्प टिकट डाल दो, मैं कल देख लूँगा। मन ही मन कुढ़ते हुए मैंने टिकट सबमिट कर दिया। अब चूंकि शाम के 5 बज चुके थे, मैंने सोचा कि घर जाने से पहले थोड़ा और रुककर काम निपटा लेता हूँ। वैसे भी मेरी पत्नी को अब आदत हो गई थी कि मैं कभी भी रुक सकता हूँ। हाँ, मैं चाहता तो कुछ फाइलें अपने कंप्यूटर में सेव करके घर जाकर काम कर सकता था, लेकिन दिन भर की थकान और दिमागी उलझन के बाद मुझे लगा कि घर पहुंचने पर मैं उतना फोकस नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी पत्नी को मैसेज किया कि मैं ऑफिस में ही रुक रहा हूं और फिर से काम में लग गया। करीब 6 बजे सफाई करने वाली महिला फिर से आई। मैंने मुस्कुराकर देखा, लेकिन इस बार भी वो बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने काम में लगी रही। मैंने इस बार उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से अपना म्यूज़िक ऑन कर लिया। जैसे ही सफाई करने वाली महिला चली गई, मैंने अपना म्यूज़िक ज़रा सा तेज़ कर दिया। कुछ गाने ही चले थे कि तभी पीछे से एक तेज़ और भारी आवाज़ सुनाई दी। धड़ाम। यह आवाज़ दूर हॉलवे से आई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़ोर से कोई कुर्सी ज़मीन पर गिरा दी हो। इसमें कोई खड़खड़ाहट नहीं थी, जैसे धातु गिरी हो। बस एक भारी चीज़ गिरने की सी गूंज थी। मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने तुरंत म्यूज़िक बंद कर दिया और उठकर देखने की कोशिश की, लेकिन जहां मैं बैठा था वहां से हॉल की सीधी झलक नहीं मिल रही थी। मेरे क्यूबिकल के बाहर का हॉल पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। लाइट्स का एंगल ऐसा था कि रोशनी बाहर नहीं, बल्कि अंधेरा ही जैसे अंदर कमरे में घुस आया हो। यह सब बहुत डरावना लग रहा था। पिछली बार की अजीब घटना याद आते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
मैं फिर से अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे। मेरे स्पीकर से अब भी म्यूजिक बहुत धीमे बज रहा था और उसी धीमे शोर के बीच मुझे फिर वही सरसराहट सुनाई देने लगी। कदमों की धीमी आवाज। वे आवाजें उसी हॉलवे से आ रही थीं। मैंने जल्दी से म्यूट बटन दबाया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आवाजें अब भी आ रही थीं, साफ साफ और लगातार, जैसे कोई धीमे धीमे हॉलवे से मेरी तरफ बढ़ रहा हो। हॉल का अंधेरा इतना घना था कि जो भी वहां था पूरी तरह उसमें छिपा हुआ था। मैं सिर्फ आवाजें सुन पा रहा था, किसी के धीरे धीरे पास आने की। कदमों की गति धीमी होती जा रही थी, लेकिन वो लगातार आ रहे थे। मैं किसी को देख नहीं पा रहा था, न कोई चेहरा, न कोई शरीर, न कोई परछाई, बस सन्नाटा और वो आती हुई आहट। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हथेलियां ठंडी पड़ गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सांस रोके बैठा हूं और अब उसे छोड़ भी नहीं पा रहा। फिर एक आखिरी कदम की आहट आई और फिर पूरा सन्नाटा। मेरा जबड़ा अपने आप कस गया। मुझे लगा काश वो कदम चलते रहते। ये अचानक आया सन्नाटा पहले से भी ज्यादा डरावना था। अब मेरे कानों में एक अजीब सी तेज सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी, जिसने मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। अगर वहां कुछ भी हिल रहा था तो अब मैं उसे सुन नहीं पा रहा था। उस तेज गूंज के पार कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। मैं अपनी जगह पर खड़ा था और सीधा उस अंधेरे भरे हॉलवे की तरफ देख रहा था। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या वो मुझे देख रहा है? क्या वो मुझे घूर रहा है? उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। वो कोई आदमी या औरत नहीं लग रहा था, बस वो था कुछ। अब मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। मुझे लगने लगा कि मेरा दिमाग मुझसे खेल रहा है। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कुछ हल्का सा हिला हो। मेरे कानों में अब भी वो तेज घंटी जैसी आवाज गूंज रही थी और वो लगातार और जोर से बजती जा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरा दिमाग फटने वाला है। थोड़ा हिम्मत जुटाने के लिए मैंने सोचा कि म्यूजिक थोड़ा तेज कर दूं, शायद इससे मुझे कुछ राहत मिले। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। एक कदम, फिर दूसरा। मैंने हाथ से टटोलकर वॉल्यूम कंट्रोल ढूंढा, लेकिन महसूस हुआ कि मैं अब कीबोर्ड से थोड़ा दूर हो चुका था। मैंने झटके से सिर घुमाया, हाथ बढ़ाया और अनम्यूट बटन दबा दिया। उसी पल मेरी आंख के किनारे से कुछ तेजी से गुजरता हुआ दिखा। मैंने झट से नजर हॉलवे की ओर मोड़ी और देखा दाईं ओर से कुछ बहुत तेजी से मेरी बाईं तरफ भागा। हमारा ऑफिस सीढ़ी जैसे डिजाइन में बना था। दोनों तरफ काम करने की जगहें थीं और उनके बीच में संकरे गलियारे थे। जो भी चीज थी वो अंधेरे में दाईं ओर के गलियारे से आई और तेजी से बाईं ओर दूसरे रास्ते में गायब हो गई। लेकिन जो चीज मुझे सच में कंपा गई वो थी उसके पीछे लटकती एक लंबी बालों की लट, जैसे वो किसी के सिर के पीछे झूल रही हो। मैं पूरी तरह सहम गया। मेरे दिमाग में अब यही गूंज रहा था, क्या वो इंसान था? क्योंकि जो भी था वो सिर्फ इंसान जैसा दिख रहा था। शायद वो कुछ और था। जब वो अचानक कोने से निकला, मैं लड़खड़ाकर पीछे हट गया। घड़ी में करीब 6:30 हो रहे थे, लेकिन अब वहां रुकने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैंने झट से अपना लैपटॉप बंद किया
जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। बस अब यहाँ और नहीं रुक सकता था। दूसरी मंजिल पर जो ऑफिस था, वहाँ जाने वाली सीढ़ियाँ वही थीं जिनसे मैं चढ़ रहा था। जैसे ही मैं ऊपर पहुँचा और अपने फ्लोर की सीढ़ियों पर कदम रखा, मैंने ऊपर नज़र उठाई और एक झटका सा लगा। मुझे गले में जैसे कोई गांठ सी फंस गई। सीढ़ियों के सामने जो ऑफिस का दरवाज़ा था वो खुला हुआ था और दरवाजे की चौखट के ठीक दूसरी तरफ कोई खड़ा था। मुझे इस बात का अंदाज़ा इसलिए हुआ क्योंकि उस खुले दरवाजे से कुछ बालों की लटें बाहर की ओर झूल रही थीं। वो कोई उस कोने में खड़ा था, इतना पास कि उसके लंबे बाल दरवाजे के बाहर झूल रहे थे। बस फिर क्या था, मैं दौड़ पड़ा। मैं दो कभी तीन सीढ़ियां एक साथ चढ़ता गया जब तक मैं पार्किंग के दरवाजे तक नहीं पहुंचा। मैंने एक बार भी सांस नहीं ली। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं सीधा अपनी कार तक दौड़ा, दरवाज़ा खोला, अंदर बैठा, बैग पैसेंजर सीट पर फेंका और जितनी तेज़ी से हो सका वहाँ से निकल गया। मेरे मन का एक हिस्सा पीछे मुड़कर देखना चाहता था, उन ऑफिस की खिड़कियों की तरफ जहाँ से वो बाल लटकते दिखे थे। लेकिन उसी मन का एक हिस्सा ज़ोर से चिल्ला रहा था, पीछे मत देखो। इसीलिए मैंने पीछे नहीं देखा। घर पहुँचने तक मेरी धड़कन तेज़ ही रही। मैंने अपनी पत्नी को सच नहीं बताया। मैंने सब कुछ बस डेडलाइन के तनाव का बहाना बना दिया। वो मेरी बात मान गई, यहाँ तक कि उसने मुझे जल्दी सोने दिया ताकि मैं थोड़ा ठीक महसूस कर सकूं। अगली सुबह सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। धूप से थोड़ी राहत मिली। मैंने गहरी सांस ली और ऑफिस के लिए निकल गया। इस बार मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। साथ ही कर्मचारी तो पिछली घटना को वैसे भी भूल चुके थे और सबका ध्यान प्रोजेक्ट की तरफ था। मैंने बस एक छोटा सा टेक्निकल बहाना बना दिया कि पिछली रात मैं काम क्यों पूरा नहीं कर पाया। प्रोजेक्ट मैनेजर को मैंने भरोसा दिलाया कि मैं समय पर काम ख़त्म कर दूंगा और फिर से रात में काम करूंगा। लेकिन सच कहूं तो मेरा देर तक रुकने का कोई इरादा नहीं था। उस दिन आईटी टीम ने मेरा रिमोट एक्सेस फिर से ठीक नहीं किया, जो हमारी कंपनी में आम बात थी। इसलिए दिन के आखिरी में मैंने अपनी ज़रूरत की सारी फाइलें डाउनलोड कर लीं और काम घर ले गया। अब मेरा मन फिर से देर रात तक रुकने का नहीं था। भले ही अच्छी नींद के बाद मैं थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था। डर अब उतना नहीं था, हाँ, लेकिन मैं उस तरह का अनुभव दोबारा नहीं झेलना चाहता था। घर पर काम करना मुश्किल था। पिछली रात की टेंशन और थकावट के कारण मैं थोड़ा पीछे हो गया था, लेकिन जैसे तैसे वो सारा काम पूरा कर लिया जो मेरे जिम्मे था। अच्छी बात यह रही कि मैं एक बार फिर अपनी पत्नी के साथ सामान्य समय पर सो सका। मुझे समझ में आ रहा था कि घर से काम करना उसकी दिनचर्या को बिगाड़ रहा था, लेकिन उसकी तारीफ करनी होगी। उसने कुछ नहीं कहा और वैसे भी मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था। आखिरकार हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। अब मुझे ज़रूरत पड़ने पर घर से काम करने की अनुमति मिल गई थी। आईटी ने मेरा रिमोट एक्सेस ठीक कर दिया था, लेकिन हर बार एक्सेस रिक्वेस्ट डालने से बेहतर मुझे यही लगा कि ज़रूरी फाइलें हर दिन डाउनलोड कर लूं। हर सुबह मैं आसानी से अपना काम सर्वर पर अपलोड कर देता था। लगभग लग रहा था कि बुरा सपना पीछे छूट गया है, लेकिन फिर कॉरपोरेट ने एंट्री मारी। वही कॉरपोरेट जो सब कुछ बिगाड़ देता है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि आपकी टीम में आपसी तालमेल बढ़े, इसलिए अगले प्रोडक्ट रिलीज से पहले
हफ्ते में एक दिन हमें 2 घंटे बिना वेतन के ओवर टाइम करना था। कंपनी पिज्ज़ा का खर्च उठाती थी और हमसे उम्मीद की जाती थी कि हम मिलजुल कर ज़्यादा काम करें और ज़्यादा प्रगति दिखाएं। साफ था, मैं अकेला नहीं था जो परेशान था, लेकिन कंपनी हमें लचीली डेडलाइन या ज़्यादा सहूलियत देने के बजाय बस और ज़्यादा मांग रही थी। ज़्यादा समय, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा सहनशीलता। ये सब बिल्कुल बकवास था और सबको गुस्सा आ रहा था। कोई भी ऑफिस में देर तक नहीं रुकना चाहता था, लेकिन कॉरपोरेट जो चाहता है वही होता है। पहले हफ्ते सब रुके, मजबूरी में, बिना मन के। काम भी ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैनेजर घूम घूम कर बोलते रहे, टीम वर्क बढ़ रहा है, मनोबल सुधर रहा है। इसीलिए ओवर टाइम का ये सिलसिला चलता रहा। लोग गुस्से में थे, तो जाहिर है हर कोई अब कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश करने लगा। टीम के ज़्यादातर लोगों ने स्मार्ट तरीका अपनाया। डिज़ाइनर्स ने ओवर टाइम से पहले ही अपना सारा काम पूरा कर लिया, ताकि जब उन्हें देर तक रुकना पड़े तो उनके पास कोई काम बचा ही ना हो। कंटेंट राइटर्स और ग्राफिक आर्टिस्ट्स ने भी यही किया। वो लोग सिर्फ दिखाने के लिए ऑफिस में बैठे रहते, जबकि असल में उनके पास करने को कुछ नहीं होता। लेकिन कोडर्स, हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हमारा काम बाकी टीमों पर निर्भर था। जब तक डिज़ाइन और कंटेंट का काम पूरा ना हो, हम शुरू ही नहीं कर सकते थे। और अब जब वो सब पहले ही निपट चुका था, तो पूरा बोझ हम पर आ पड़ा। अब सोचिए, कौन सबसे ज़्यादा देर तक रुकता था? हम। और इसी तरह मैं फिर से फंस गया। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी जब सब घर जाने लगे तो मुझे कहा गया, तुम्हें थोड़ा और रुकना होगा। इस हफ्ते कोड रिव्यूज़ की जिम्मेदारी मेरी थी और मैनेजर का साफ कहना था कि ये आज रात ही पूरे करने हैं, ना कोई बहाना, ना कोई छूट। तो जब सब ऑफिस से निकल गए, मैं अकेला रह गया 3 डेवलपर्स के कोड रिव्यू करने के लिए, जिन्होंने पूरे दिन मेहनत की ताकि समय पर जा सकें। मैं गुस्से में था। बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह से भाग निकलूं। मैं अपनी पिछली डरावनी घटनाओं को लगभग भूल चुका था, क्योंकि इस वक्त मैं बस गुस्से में था। मैंने गुस्से में अपने हेडफोन कानों में लगाए और ध्यान से कोड पढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं काम में डूबता गया, कुछ अजीब सा होने लगा। हर कुछ मिनट में, चाहे जो भी गाना चल रहा हो, मुझे एक हल्की सी झंझनाहट सुनाई देती। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे हेडफोन ख़राब हो गए हैं। मैंने उन्हें कान से निकाला, देखा, झटका, फिर साफ भी किया, लेकिन आवाज़ जाती ही नहीं थी। मेरा मूड पहले ही ख़राब था और ये सब उसे और बिगाड़ रहा था। आखिरकार मैंने गुस्से में हेडफोन का वायर निकाला और उन्हें पास के क्यूबिकल में फेंक दिया। अब म्यूज़िक स्पीकर पर चलने लगा, लेकिन फिर करीब 1 मिनट बाद वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार मैं रुक गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा शायद कोई प्रोग्राम, कोई नोटिफिकेशन भेज रहा हो। मैंने म्यूज़िक को पॉज किया, फिर एकदम शांत बैठ गया। तय किया कि अब इस आवाज़ का पता लगाकर ही रहूँगा। जैसे ही मैंने अपनी ड्रिंक का एक घूंट लिया, फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। धीमी थी, मगर इतनी साफ कि पूरे सन्नाटे को चीर गई। और ये आवाज़ हेडफोन के ज़रिए नहीं आई थी। ये मेरे कंप्यूटर से भी नहीं थी। ये नीचे के हॉलवे से आ रही थी।
ये वही डींग थी जो हमारे फ्लोर की लिफ्ट के दरवाजे खुलने पर सुनाई देती है। मेरे और लिफ्ट एरिया के बीच एक और वर्क स्पेस था, इसलिए अक्सर ये आवाज़ दब जाती थी। लेकिन आज ये घंटी कुछ ज़्यादा ही तेज सुनाई दी, जैसे पूरे ऑफिस में गूंज रही हो। काश मैंने उस वक्त म्यूज़िक की आवाज़ बढ़ा दी होती, क्योंकि उस एक आवाज़ ने हफ्तों पहले की सारी यादें फिर से ताज़ा कर दी। मेरे मन में डर फिर से घर करने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उस अंधेरे गलियारे की ओर मुड़कर देखने लगा जो लिफ्ट की तरफ जाता था। जो चीज़ पिछली बार आई थी, लगता है वो फिर लौट आई थी। मैंने कोशिश की कि वो सरसराते कदमों की आवाज़ फिर से सुन सकूं, जैसे पहले आती थी, लेकिन कुछ नहीं था। सिर्फ एक अजीब सन्नाटा, इतना गहरा कि कानों में टिनिटस की तीखी आवाज़ गूंजने लगी। मैंने जानबूझकर थोड़ा शोर किया, मेज़ पर उंगलियों से थपथपाया, बस ताकि वो डरावनी खामोशी टूट सके। लेकिन लिफ्ट ज़रूर नीचे से ऊपर आई थी। मैंने लंबी सांस ली। अब भी बहुत सारा काम बाकी था। अगर मैं अगली सुबह अधूरा काम लेकर जाता तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। मेरे सामने दो रास्ते थे, यहीं रुककर काम पूरा करूं या फाइलें डाउनलोड करके घर ले जाऊं। मैंने दूसरा चुना। मैं बैठ गया और फाइलें डाउनलोड करनी शुरू की। 50 से ज़्यादा फाइलें थीं और हर फाइल में कोड के छोटे छोटे हिस्से जिनकी मुझे समीक्षा करनी थी। और हमारी शानदार कंपनी का सॉफ्टवेयर एक बार में सिर्फ एक फाइल डाउनलोड करने देता है। तो मैं बैठा था, हर फाइल पर एक एक करके क्लिक कर रहा था। मुझे अपनी हालत पर खुद ही हंसी आ गई, न मज़े में न खुशी में, बस वो डर और थकान भरी हंसी जो तब निकलती है जब इंसान का दिमाग जवाब देने लगे। मैं वहाँ बैठा था, डर से घिरा, और फिर भी मुझे अंधेरे में खींचे जाने से ज़्यादा डर अपने मैनेजर की डांट से लग रहा था। मैं सच में ज़ोर से हंसा, लेकिन जैसे ही मेरी हंसी ख़त्म हुई, मैंने फिर से उसे सुना। वही जानी पहचानी धीमी सरसराहट। मेरा गला सूख गया। अभी जो हल्की सी हंसी थी वो एक पल में गायब हो गई। अब लिफ्ट की घंटी की आवाज़ बंद हो चुकी थी। अब सिर्फ थी धीमी घिसटती हुई कदमों की आहट और मेरे माउस की तेज क्लिक की आवाज़। चलो चलो, मैंने बुदबुदाते हुए कहा। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने दूसरी आखिरी फाइल पर क्लिक किया। तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज से मैं उछल पड़ा और मेरा हाथ कीबोर्ड से टकरा गया। बाईं तरफ जो भारी सीढ़ी वाला दरवाज़ा था वह जोर से खुला और फिर जोर से बंद हो गया। कोई पार्किंग से ऊपर आ रहा था। मैंने राहत की सांस ली और आखिरी फाइल पर क्लिक कर दिया। सरसराहट की आवाज़ अब नहीं आ रही थी। शायद जो भी ऊपर आया था उससे वह रुक गई। मैंने लैपटॉप बैग में रखा, उसे कंधे पर डाला और तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैं कोने तक पहुंचा, मैं रुक गया। सांसें तेज हो गईं। दिल जैसे थमने वाला था। मेरे पैर फिसले और मैं टाइल के फर्श पर गिर पड़ा। मेरे पैर सीढ़ियों की 2-3 सीढ़ियां नीचे लटक रहे थे। वहां कोई खड़ा था, बस 2-3 फीट नीचे। उसे देखकर मेरी आंखें धोखा खाने लगीं। वो एक ही जगह खड़ा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो 4 जगहों पर एक साथ मौजूद हो। हर छवि हिल रही थी, टिमटिमा रही थी। उसका कोई साफ आकार नहीं था।
गलतियों से बनी कोई आकृति लग रही थी, जैसे किसी ने इंसानी रूप को अधूरी पेंटिंग बना छोड़ा हो। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और सीढ़ियों के दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैंने पीछे देखे बिना खुद को आगे खींच लिया। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसका वह भयानक रूप, वह झलक दिमाग में बस गई। अब मैं कंट्रोल खो चुका था। मैं दौड़ा, तेज, बेतहाशा। बैग मेरी पीठ से टकरा रहा था। मैं अंधेरे गलियारे से होकर अगले वर्किंग एरिया की ओर भागा। अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो, जैसे वो मुझे निगल रहा हो। और फिर मैंने मुड़कर देखा। यह गलती थी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने उसे देखा। वो चीज़ छत में छुपी हुई थी। जहां छत की टाइल होनी चाहिए थी, वहां एक बड़ा सा काला छेद था, और उस छेद से वो चीज़ बाहर झुकी हुई मुझे घूर रही थी, हर हरकत पर नज़र रखती हुई। मुझे बाद में पता चला कि उस वक्त मेरा शरीर खुद ब खुद हिल रहा था। डर ने सोचने की शक्ति छीन ली थी। वो अब भी मेरे पीछे थी। मैं सीधे उस फायर डोर की ओर भागा जो अगली ऑफिस यूनिट को मेन सीढ़ियों और लिफ्ट से अलग करता है। मेरी योजना थी कि सामने वाली सीढ़ियों से नीचे जाकर बाहर निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं कोने तक पहुंचा, मैं फिसल कर रुक गया। सीढ़ियां दाईं ओर थीं, लेकिन बाईं तरफ लिफ्ट, और उसके दरवाजे अधखुले थे। वो बंद हो रहे थे, लेकिन पूरे बंद नहीं हुए, क्योंकि एक हाथ, एक पीला, बिना हिले डुले हाथ, लिफ्ट के अंदर से बाहर की तरफ निकला हुआ था, दरवाजों को रोके हुए। मैं अंदर नहीं देख पाया। हाथ से आगे क्या था, ये छिपा हुआ था। लिफ्ट के सेंसर ने रुकावट पहचान ली और एक भयानक बीप के साथ दरवाजे फिर से खुल गए। और यही सबसे डरावनी बात थी, लिफ्ट ने उसे पहचाना। मतलब वो कोई भ्रम नहीं था, कोई आत्मा नहीं, वो सच में वहां था, एक असली मौजूद चीज। ये सब बस एक पल चला, फिर मैं घूमा और जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ पड़ा। मैं सीढ़ियों से कूदता हुआ पहले मंजिल तक पहुंचा, फिर ग्राउंड फ्लोर। मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। मैं सीधा लॉबी के घूमने वाले दरवाजे की ओर भागा। सिक्योरिटी सेंसर, बैज स्कैन, सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए। अलार्म बज उठे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। रात में दरवाज़ा भारी लगता था, लेकिन मैंने उसे पूरी ताकत से घुमाया और जैसे तैसे एक संकरी जगह से निकलकर पार्किंग की ओर भागा। मैं अपनी कार तक पहुंचा, दरवाज़ा खोला, अंदर कूदा, जोर से बंद किया और निकल गया। मैंने पीछे नहीं देखा, न खिड़की की तरफ, न बिल्डिंग की तरफ। इस बार मैं सच में कुछ नहीं जानना चाहता था। ऑफिस से निकलते वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। यह सब बस कल रात की बात है। आज सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य। न किसी ने अलार्म का जिक्र किया, न किसी ने मेरे जल्दी जाने की बात पूछी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। रात की उथल पुथल भरी नींद के बाद मैंने बाकी बचे कोड रिव्यू पूरे किए। फिर मैं अपनी मैनेजर के पास गया और बिल्कुल शांति से कहा, अब मैं कभी देर तक काम नहीं करूंगा। मैंने बहुत तर्क और पेशेवर रवैया अपनाया। उसने बस इतना कहा, ठीक है, मैं इस पर सोचूंगी, लेकिन मैं आपको साफ बता दूं,
अगर दोबारा मुझसे कहा गया कि मैं अकेले देर रात ऑफिस में काम करूं, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं उस बिल्डिंग में अब कभी रात नहीं बिताऊंगा, कभी नहीं।